नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 64 जो कि कोर डेटा का है। यानी कोर डेटा का अपने लेक्चर नंबर 64 करने अपने जा रहे हैं। देखिएगा, अपने जो टॉपिक चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिओक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा, उसकी अपने बात कर रहे थे। अभी तक अपने देखा कि जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, ये बात अपने कर चुके हैं। यानी इसके अंदर दोनों छिद्र पाए जाते हैं, माउथ भी पाया जाता है और एनस भी पाया जाता है। अब इसके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हम कल बात कर रहे थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने जो भाग थे, सबसे पहला भाग कौन सा था? इसको दो भागों में बांटा था अपने, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा भाग कौन सा था? अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो था उसको यदि हम पढ़ें तो एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला भाग था अपना माउथ। पहला भाग तो कौन सा था? माउथ। दूसरा था ओरल हुड। क्या नाम था? ओरल हुड। और बक्कल कैविटी जिसके अंदर इंक्लूड है साथ में वह एंड बक्कल कैविटी। अब इसके अंदर कुछ विशेष संरचनाएं थी, अपने बात कर रहे थे। इसका पहला भाग था बक्कल सीरी, दूसरा था वेस्टिब्यूल, और तीसरा भाग था व्हील ऑर्गन। तीसरा जो अपना पार्ट आता है इसमें वो था विलम एंड एंटेरोस्टोम। फोर्थ पार्ट अपना था फेरिंक्स। फिफ्थ पार्ट जो था वो था ओइसोफेगस। नेक्स्ट भाग था अपना इंटेस्टाइन, और सातवां जो पार्ट था अपना था एनस। अब देखिएगा, आज अपने जो एक डायग्राम लिया है, कल अपने जो होल एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अपने लिया था, आज अपने जो केवल डायग्राम ले रहे हैं वो डायग्राम केवल एंटीरियर जो इसका पार्ट है उसका लेटरल व्यू अपने इसका लिया है। एंटीरियर पार्ट का कौन सा व्यू लिया? अपने लेटरल व्यू लिया है, जिसके द्वारा अपने देख सकते हैं कि माउथ से लेकर के फेरिंक्स वाला तो जो भाग है उसको इसके अंदर अपने इंक्लूड कर सकते हैं, या इसको अपने देख सकते हैं। क्योंकि कल जो अपने डायग्राम बनाया था वो होल एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम था, उसमें अपने माउथ है, ओरल हुड है, बक्कल सीरी, वेस्टिब्यूल, व्हील ऑर्गन, विलम एंड एंटेरोस्टोम, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे नाम आ चुके थे। और कल अपने जो डिस्कस किया था वो यहाँ तक डिस्कस कर लिया था अपने, विलम एंड एंटेरोस्टोम तक डिस्कस कर लिया था। फेरिंक्स अपना चल रहा था, जिसका कुछ पार्ट जो आपको अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा कि मैं हल्का सा इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि ये थोड़ा सा अपना ऐसा एनिमल है जो आज तक अपने कहीं स्टडी इसको नहीं किया आप लोगों ने, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा देखने की ज़रूरत है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में से और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउथ। माउथ आपको बताया था इसके अंदर क्या होता है कि अगर सिरे के ऊपर पाया जाता है, और अगर सिरे के ऊपर, यानी यूँ कह सकते हैं कि रोस्ट्रम जो होता है उसके ठीक नीचे, रोस्ट्रम का कौन सा भाग, जहाँ रोस्ट्रम के ठीक नीचे यानी वेंट्रल पोजीशन पर क्या पाया जाता है? इसका माउथ पाया जाता है। और मुख जो होता है वो मैंने बता दिया कि ओरल हुड के द्वारा क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है, या यूँ कह सकते हैं कि ओरल हुड इसको घेरे हुए रहता है। उसके बाद में जो सेकंड यानी मुख इसका यहाँ इस जगह है, इस जगह पर इसका क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। इस जगह पर हमने लगाया भी है कि मुख ही है इसके अंदर। अब देखिएगा कि जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ओरल हुड और बक्कल कैविटी। ओरल हुड और बक्कल कैविटी की यदि हम बात करें तो ओरल हुड का मतलब ये होता है कि जो एनिमल होता है उसकी अग्र और जो मैंने कह सकते हैं अग्र सतह पर या अग्र सिरे पर जो पृष्ठ और पार्श्व सतह की जो त्वचा होती है वो प्रक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेपित होने से या
प्रोजेक्शन हो जाती है, उसका प्रक्षेपित हो जाती है, या कह सकते हैं एक तरीके से आउट ग्रोथ हो जाती है। और ग्रोथ होने के बाद में वो रोस्ट्रम के पृष्ठ और पार्श्व सतह पर एक हुडनुमा संरचना का निर्माण करती है। और चूंकि वो हुड जो है वो मुख के ऊपर बनता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ओरल हुड दिया गया है। उसके बाद में अगला भाग कौन सा है, बक्कल कैविटी, इसके अंदर साथ में इंक्लूड है बक्कल कैविटी, जिसको इसका वेस्टिब्यूल भी बोला जाता है या प्रगाढ़ भी बोला जाता है, जिसको अपने आगे अभी डिस्कस करेंगे। बक्कल कैविटी है, तो बक्कल कैविटी जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो मुख जहां अंदर की ओर खुलता है उसको बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल कहा जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि मुख के अंदर का जो खाली स्थान होता है उसको वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी कहा जाता है। इसके अंदर ये एक्टोडर्म से घिरा हुआ भाग होता है, इसलिए इसको वास्तविक मुख माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसको क्या कहते हैं, वास्तविक मुख कहते हैं। परंतु क्या होता है कि इसके अंदर जो है ये एक्टोडर्म से अस्तित्व होने के कारण इसका ये जो भाग है इसको क्या माना गया है, वास्तविक मुख। तो बक्कल कैविटी वाला ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया कौन सा है, वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी वाला एरिया, ये क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी। और इसको वास्तविक मुख इसलिए माना गया क्योंकि ये भाग किससे घिरा रहता है या किससे डेवलप होता है, एक्टोडर्म से क्या होता है, ये डेवलप होता है। उसके बाद में देखिएगा कि जो नेक्स्ट पार्ट है बक्कल सिरी। बक्कल सिरी आपको बताया था कि जो मुख होता है उसके दोनों ओर 10 या 11 जोड़ी, दोनों तरफ एक तरफ 10 तो दूसरी तरफ 10, तो या कह सकते हैं कि 10 या 11 जोड़ी जो है छड़नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, बक्कल सिरी कहा जाता है। और बक्कल सिरी जो है इनका मैंने बताया था कि जो एक्चुअल में ओरल हुड होता है उस ओरल हुड के अंदर क्या होता है, जिलेटिन की बनी छड़ें पाई जाती है। ये दिख रही है आपको, ये छड़ी है, ये क्या है, ये जिलेटिन की बनी छड़ होती है, ये इस तरह से पूरे ओरल हुड के किनारे पर। तो एक तो ये ओरल हुड को ये कह सकते हैं कि सपोर्ट प्रदान करती है जिलेटिन की बनी छड़ें। दूसरा, इस जिलेटिन की बनी छड़ों से फिर और अंदर की ओर छड़ें निकलती हैं, वो छड़ें निकल कर कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, बक्कल सिरी के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये जो जिलेटिन की बनी छड़ी ये ओरल हुड और बक्कल सिरी को क्या प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है। उसके बाद में बक्कल सिरी का काम मैंने बताया था कि ये मुख के दोनों ओर इस प्रकार से एक छलनीनुमा संरचना बना लेती है, जिससे क्या भोजन या कह सकते हैं कि जल को छानने का काम तो ये करती हैं। और साथ में क्या होता है कि जो बक्कल सिरी जो होते हैं इनके ऊपर सेंसरी पेपिलीज पाए जाते हैं। और सेंसरी पेपिल का आपका काम ध्यान होगा कि ये जो है इनके एक प्रकार से जो जल है उसकी एक प्रकार से रासायनिक जांच करने में क्या है, काम करते हैं। तो ये किसका कार्य है, इन बक्कल सिरी का। तीसरा है व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन की यदि हम बात करें तो ये बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है। और बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, जो उपकला स्तर होता है, जो एपिथेलियल लेयर होती है, वो 5 या 6 उंगलीनुमा भार के रूप में क्या रहती है, उभरी हुई रहती है। 5 या 6 उंगलीनुमा भार के रूप में क्या रहती है, उभरी हुई रहती है, जिससे एक चक्कर के नुमा संरचना बन जाती है, इसलिए इसको व्हील कहा जाता है। और ऑर्गन का मतलब अंग है, चूंकि ये अंग की तरह काम कर रहा है। और इसे मुल्लर का अंग या चक्रांग भी नाम दिए गए हैं। कुछ बुक्स में मुल्लर का अंग कहा गया है, कुछ में से चक्रांग नाम दिया गया है, और सामान्य नाम इसका क्या है, व्हील ऑर्गन। अब देखिएगा व्हील ऑर्गन का निर्माण बक्कल कैविटी की बक्कल कैविटी की उपकला स्तर से होता है। और उपकला स्तर क्या है, उंगलीनुमा भार के रूप में एक गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिएगा ये व्हील ऑर्गन इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि इसके अंदर इस प्रकार से रोटेशन होता है। क्या होता है, रोटेशन होता है। रोटेशन होने के कारण क्या होता है कि जो जल की एक भंवर उत्पन्न होती है, और वो भंवर उत्पन्न होने से जल जो है वो मुख की ओर आते हुए वेस्टिब्यूल या प्रगाढ़ में प्रवेश कर जाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि व्हील ऑर्गन के अंदर मूवमेंट होने से जो जल है वो इसके मुख में प्रवेश करता है। और जो जल अंदर प्रवेश करता है उसके अंदर ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ होते हैं। साथ में इसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, तो जो भोजन को छानने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके अलावा मैंने कल बताया था कि जो ये व्हील ऑर्गन होता है उसकी पृष्ठ सतह पर एक खांच पाई जाती है जो कि थोड़ी गहरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, हैचसेक पिट कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे हैचसेक पिट कहा जाता है। हैचसेक पिट जो है ये क्या होता है कि पक्षमापी और ग्रंथिल होती है। और इस गर्त का जो कार्य है वो क्या अभी अज्ञात माना गया, परंतु कुछ वैज्ञानिक इसको कहते हैं कि इसका संवेदी अंग है। हैचसेक गर्त क्या एक्चुअल में कि जो व्हील ऑर्गन की पृष्ठ सतह पर एक ग्रूव या खांच पाई जाती है जो क्या हो जाती है, थोड़ी गहरी हो जाती है। इस तरह से ये खांच होती है, देखो ये खांच हो गई, ये खांच हो गई, ये खांच, परंतु पृष्ठ सतह की जो खांच है वो थोड़ी गहरी हो जाती है। और गहरी होने से कौन सा गर्त बनता है, हैचसेक पिट बनता है। जो कि कुछ वैज्ञानिक तो इसका कार्य अज्ञात मानते हैं, कुछ क्या करते हैं इसका ये कि संवेदी अंग की तरह कार्य करता है। उसके बाद में व्हील ऑर्गन का कार्य आपको पता लग ही गया होगा। उसके बाद में आज विलम एंड एंटेरोस्टोम। अब विलम एंड एंटेरोस्टोम क्या होता है कि
वेस्टिब्यूल या प्रघान के ठीक पीछे एक पर्देनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक पर्देनुमा संरचना पाई जाती है, उसको विलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलम। और विलम जो होती है इसके अंदर कुछ पेशियां भी पाई जाती है जो कि क्या करती है? अवरोधनी की तरह कार्य करती है। अब देखिएगा कि इसके अंदर एक क्या होता है? छिद्र पाया जाता है बीच में, इस व्हील ऑर्गन के ठीक सेंटर में क्या पाया जाता है? एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को क्या कहा गया? एंटेरोस्टोम कहा गया, आंतरिक मुख कहा गया। कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं? इसको आंतरिक मुख को वास्तविक मुख मान लेते हैं, परंतु वास्तविक मुख के लिए मैंने बताया था कि वास्तविक मुख का निर्माण जो है वो एक्टोड्रम से होता है। किससे होता है? एक्टोड्रम से होता है। जबकि ये जो विलम है इसका निर्माण किससे होता है? एंडोड्रम से। तो इसलिए इसको कुछ वैज्ञानिक भूलवश यूँ कह सकते हैं कि आंतरिक मुख कह देते हैं। मतलब आंतरिक मुख तो होता ही होता है विलम के अंदर, परंतु इसको कुछ क्या वास्तविक मुख मान लेते हैं, और ये एंडोड्रम से अस्तित्व होता है, इसलिए इसको वास्तविक मुख तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक मुख क्या होता है? जो एक्टोड्रम से अस्तित्व होता है। तो विलम क्या है कि फेरिंक्स और बक्कल कैविटी के बीच में एक पर्देनुमा संरचना होती है जिसके अंदर पेशियां भी पाई जाती हैं, और उसके ठीक बीच में एक सेंटर में एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को एंटेरोस्टोम या आंतरिक मुख कहा जाता है। और एंटेरोस्टोम या आंतरिक मुख के चारों ओर मैंने बताया ना कि अवरोधनीय स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अच्छा, अब कार्य क्या है इस छिद्र का? ये जल की मात्रा का क्या करता है? नियमन करता है, कंट्रोल करता है कि ताकि आवश्यकता के अनुसार ही जल आगे की ओर जा सके। उसके बाद अगला पार्ट जो है वो कौन सा है? फेरिंक्स है। अब फेरिंक्स आप देख सकते हैं कि ये भाग है, पूरा बड़ा भाग होता है फेरिंक्स। अब फेरिंक्स जो होता है इसकी यदि हम बात करें तो ये बड़ा भाग होता है, और जो कि मैंने बताया हुआ है कि एट्रियल कैविटी जो होती है, एट्रियल कैविटी के इसके ऊपर की ओर सिलोमिक कैविटी होती है, और इसके जो यूँ कह सकते हैं कि पार्श्व साइड में और वेंट्रल पोजीशन में क्या होती है? एट्रियल कैविटी से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। कौन? इसकी फेरिंक्स। तो जो फेरिंक्स होती है इसके अंदर यदि हम बात करें तो 150 से 200 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको? क्या पाए जाते हैं? 150 से 200 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। अब गिल स्लिट्स जो होते हैं इनके गिल क्लेफ्ट भी कहते हैं, और इन गिल स्लिट्स का कार्य आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या काम होता है। जो काम हर्डमानिया में था वही यही होगा कि जो ब्रैंकियल सैक है या फेरिंक्स कह सकते हैं, वो फेरिंक्स इन गिल स्लिट्स की सहायता से एट्रियल कैविटी से कनेक्ट रहती है। क्योंकि मैंने भी बताया ना कि ये फेरिंक्स है, तो फेरिंक्स के यहाँ मतलब कौन सी सतह है? वेंट्रल पोजीशन और जो लेटरल पोजीशन है वहाँ दोनों तीनों ओर क्या होती हैं? एट्रियल कैविटी होती है। पृष्ठ सतह पर एट्रियल कैविटी नहीं पाई जाती, वहाँ पर क्या होती है? सिलोमिक कैविटी होती है। अब देखिएगा कि इस फेरिंक्स को इस एट्रियल कैविटी से कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? ये गिल स्लिट करते हैं। अब देखिएगा कि गिल स्लिट जो हैं वो कितने जोड़ी होते हैं? 150 से 200 जोड़ी होते हैं। अब इसके अंदर इनको गिल क्लेफ्ट भी कहा जाता है या गिल स्लिट भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि जो दो गिल स्लिट्स होते हैं उनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, मैं थोड़ा सा इसको गहरा बना देता हूँ। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, दो गिल स्लिट्स के बीच का जो क्षेत्र है, इसको ये क्षेत्र जो है थोड़ा समझने के हिसाब से मैं आपको इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ। इस तरह से ये जो क्षेत्र होते हैं तो आपको दिख रहा है ये गिल स्लिट हो गया, फिर गिल स्लिट, ये 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 गिल स्लिट। तो नज़दीक के जो दो गिल स्लिट होते हैं इनके बीच का जो फेरिंक्स का जो दीवार है उसको क्या कहा जाता है? गिल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिल बार या ब्रैंकियल लेमिली कहा जाता है। इसका एक नाम और क्या है? ब्रैंकियल लेमिली। तो वापस सुनिएगा, गिल स्लिट्स क्या है कि फेरिंक्स की दीवार में पाए जाने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं? स्लिट्स। स्लिट का अर्थ ही छिद्र होता है।
और कितने होते हैं 150 से 200 जोड़ी होते हैं। तो देख रहे ना आपने कुछ बनाए ये। और गिल बार क्या है या ब्रैंकियल लैमेली क्या है, नज़दीक के दो गिल स्लिट के बीच में जो फेरिंक्स की दीवार होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, गिल बार या ब्रैंकियल लैमेली कहते हैं। गिल बार जो है वो आपको बताया था ये तंतु में संयुक्त की ब्लड वेसल्स की और जिलेटिन की बनी छड़ से क्या होती है ये बनी होती है। यानी गिल बार के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके अंदर स्केलेटल रोड होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जिलेटिनस रोड्स होती हैं, वो होती है जिलेटिन की बनी क्या होती है, छड़ होती है। ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर, ये सारी गिल बार के अंदर। और गिल बार क्या है या ब्रैंकियल लैमेली क्या है कि फेरिंक्स की जो दीवार है जो गिल स्लिट्स के बीच बीच में पाई जाती है, या यूँ कहते हैं कि फेरिंक्स की दीवार में जो गिल स्लिट्स होते हैं उनके दो गिल स्लिट्स के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गिल बार या ब्रैंकियल लैमेली, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है ये। और साथ में इसको सहारा प्रदान करने के लिए क्या होती है, स्केलेटल रोड पाई जाती है जो जिलेटिन की बनी होती है। और साथ में ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर, इसके इस गिल बार के अंदर। अब देखिएगा नज़दीक की जो गिल बार है वो कई बार अनुप्रस्थ रूप से आपस में जुड़ी होती है गिल स्लिट्स के बीच में, उसको स्नेप्टिकुला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्नेप्टिकुला। यानी नज़दीक के जो दो गिल बार हैं उनके बीच की जो दीवार है वो कई बार ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ रूप से जुड़ी रहती है, इसको स्नेप्टिकुला कहते हैं। तो ये इसकी क्या है गिल बार की विशेषता। अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि गिल बार दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार। अब प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि प्राइमरी गिल बार जो होते हैं वो वास्तव में इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब जब इसका डेवलपमेंट होता है तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी गिल बार बनते हैं। और प्राइमरी गिल बार के अंदर जो जिलेटिन की बनी हुई रोड होती है उसको प्राइमरी गिल रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, प्राइमरी गिल रोड कहा जाता है। और प्राइमरी गिल रोड जो है वो इसको सहारा प्रदान करती है। अब देखिएगा प्राइमरी गिल बार जो होते हैं इनका जो पृष्ठ सतह होती है वो क्या होती है, द्विशाखित होती है। ये अपने कल डायग्राम से देखेंगे वैसे तो इसके अंदर क्या होती है कि इसका जो स्वतंत्र सिरा क्या होता है, नीचे का जो क्या होता है एकदम द्विशाखित होता है। क्या होता है, द्विशाखी। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और सिलोमिक कैनाल दोनों पाई जाती है, या कह सकते हैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है, सिलोमिक कैविटी होती है। तो गिल बार जो है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी गिल बार का मतलब जिसके अंदर प्राइमरी गिल रोड पाई जाती है, इसका नीचे का सिरा द्विशाखी होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है और सिलोमिक जो वेसल है वो भी पाई जाती है। जबकि जो सेकेंडरी गिल बार होती है ये द्विशाखी नहीं होती है। और सेकेंडरी गिल बार के अंदर सेकेंडरी गिल रोड पाई जाती है। एक सेकेंडरी गिल रोड का निर्माण एक प्राइमरी गिल बार से होता है। सेकेंडरी गिल बार का निर्माण किससे होता है, प्राइमरी गिल बार से होता है। कैसे होता है इसको अपने डायग्रामेटिकली नेक्स्ट पोर्शन में अपने देखेंगे। तो आप थोड़ा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि गिल बार क्या होती है, दो स्लिट्स के बीच का छिद्र गिल बार कहलाता है। और ये दो तरह की होती है, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार। प्राइमरी गिल बार के अंदर जिलेटिन की छड़ प्राइमरी गिल रोड कहलाती है, और सेकेंडरी गिल बार के अंदर जो जिलेटिन की बनी छड़ है वो तो क्या कहलाती है, सेकेंडरी गिल रोड। प्राइमरी गिल बार जो होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स और सिलोमिक कैविटी दोनों पाई जाती है। जबकि उसके अंदर क्या होती है, केवल सेकेंडरी गिल बार के अंदर केवल क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है, उसके अंदर जो है जो सिलोमिक कैविटी है वो नहीं पाई जाती है। इसके अंदर क्या है, सिलोमिक कैविटी नहीं होती है। उसके बाद में जो प्राइमरी गिल बार होता है, कौन सी, प्राइमरी गिल बार, इसका नीचे का सिरा द्विशाखित होता है, जबकि सेकेंडरी गिल बार के अंदर द्विशाखित नहीं होता है। और प्राइमरी गिल बार आगे विभाजित होकर किसका निर्माण करती है, सेकेंडरी गिल बार का निर्माण करती है। कैसे करती है उसको अपने और डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। उसके बाद में देखिएगा अगला भाग कौन सा आता है इसका, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस छोटा सा भाग होता है जो अपने आज डायग्राम में नहीं लिया है। तो ओइसोफेगस जो है वो क्या करता है कि छोटा सा भाग होता है जो कि फेरिंक्स को आगे किससे जोड़ता है, इंटेस्टाइन से जोड़ता है। अब यदि हम इसके इंटेस्टाइन की यदि हम बात करें तो इंटेस्टाइन को अपने तीन भागों में इसके बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं इंटेस्टाइन को। इसका मिडगट के अंदर, फोरगट के अंदर और मिडगट मिडगट के अंदर बांट सकते हैं, और उसके अलावा हिंडगट के अंदर बांट सकते हैं। और साथ में इसके अंदर क्या पाया जाता है, रेक्टम में। तीन भाग किसके होते हैं, इंटेस्टाइन के। कौन कौन से, मिडगट, हिंडगट और तीसरा भाग कौन सा है, रेक्टम में। तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, इसके इंटेस्टाइन बनाते हैं। अब देखिएगा कि इसके इंटेस्टाइन की थोड़ी विशेषता होती है। इंटेस्टाइन जैसे ही, यानी इसकी जो मिडगट की बात करें, इंटेस्टाइन के कितने भाग हैं, तीन भाग हैं, मिडगट, हिंडगट और साथ में कौन सा है, रेक्टम
अब देखिएगा, मैं मिडगट की बात करूं तो मिडगट के अंदर क्या होता है कि वो एरिया होता है इंटेस्टाइन का जो कि फेरिंक्स से जुड़ा होता है, और जिधर यूँ कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है, मिडगट का एरिया स्टार्ट होता है, उसके ठीक दाईं साइड में एक थैलेनुमा उभार पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि थैलेनुमा उभार पाया जाता है, जिसको मिडगट डाइवर्टिकुलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको मिडगट डाइवर्टिकुला कहा जाता है, जो कि इसके लीवर की तरह काम करने वाला एक अंग है, जो कि पाचक एंजाइमों का स्राव करता है। अब देखिएगा कि जो जहाँ से इसके अंदर मिडगट डाइवर्टिकुलम स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में, मिडगट के अंदर जहाँ से मिडगट डाइवर्टिकुलम स्टार्ट होता है, थैलेनुमा संरचना स्टार्ट होती है, वहाँ पर इसके अंदर सीलिया की एक वलयाकार सीलिया की एक क्या पाई जाती है, इसके अंदर कतार पाई जाती है, जो क्या करते हैं कि भोजन को मिडगट डाइवर्टिकुला की ओर खिसकाने का काम करते हैं, जिनको हम लेटरल सीलिया कह सकते हैं या लेटरल सीलियरी ट्रैक भी कह सकते हैं। तो जिधर मिडगट स्टार्ट होती है और मिडगट से फिर क्या स्टार्ट होता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम स्टार्ट होता है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लेटरल सीलियरी ट्रैक पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, उस मिडगट डाइवर्टिकुलम में भेजता है ताकि वहाँ भोजन का पाचन हो सके। उसके बाद में जो मिडगट डाइवर्टिकुलम के जो सीलिया होते हैं वो वापस भोजन को वापस कहाँ भेजते हैं, मिडगट की ओर भेजते हैं, और मिडगट से वो कहाँ जाता है, हिंडगट की ओर आता है। हिंडगट में क्या होता है कि इलियोकोइलिक सीलिया की कतार पाई जाती है, जो भोजन को रोटेट करते हैं, राउंड शेप में, गोलाकार शेप में करते हैं, तो वहाँ भोजन काफ़ी समय रुका रहता है। तो फिर क्या होता है कि हिंडगट तक उसका भोजन का पाचन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और साथ में भोजन का अवशोषण भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर भोजन का पाचन मोस्टली जो कोऑर्डिनेट होता है उनके अंदर बाह्य कोशिकीय होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, परंतु इसके अंदर इंट्रा सेलुलर भी होता है, यानी अंतः कोशिकीय भी इसमें देखा गया है। उसके बाद में जो भोजन है उसका हिंडगट तक पाचन पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद में जो है अपचित भोजन है वो कहाँ तक जाता है, रेक्टम में आ जाता है। कहाँ जाता है, रेक्टम में आता है, और रेक्टम से अपचित भोजन को एनएस की सहायता से क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इंटेस्टाइन की विशेषता आपको पता लगी, भोजन का पाचन पूरा होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पाचक एंजाइम बनते हैं, और साथ में भोजन को रोके रखने के लिए लेटरल सीलिया और इलियोकोइलिक सीलिया होते हैं, जो कि भोजन को वहीं रोटेट करते हैं। उसके अलावा एनएस जो है वो भोजन को क्या करती है, शरीर से बाहर निकालती है। तो ये स्टूडेंट्स इसका क्या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, संरचनाएं जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, इसको थोड़ा सा आउटलाइन के रूप में डायग्राम को बता देता हूँ। क्या क्या डायग्राम, ये ओल्फैक्टरी और कोलिकर पिट है, जो इसका क्या है, घ्राण अंग होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये रोस्ट्रम है, ये नर्वकोड होती है, ये नोटोकोड होती है, आपको ध्यान है। और बीच बीच में ये आई स्पॉट होते हैं, जो इसके क्या सेंसरी मतलब फोटो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा ये इसका ब्रेन है, जिसको सेरिब्रल वेसिकल भी कहते हैं, और ये इसका सिफेलिक आई या स्पॉट या एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट भी कहा जाता है, जो प्रकाश संवेदी अंग इसका होता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि ये जो एरिया ये इसका मुख होता है, और मुख को घेरे हुए जो हुड नुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, ओरल हुड कहते हैं। और ओरल हुड के किनारों से क्या निकलते हैं, 10 से 11 जोड़ी ये जिलेटिन की रोड से यूँ कह सकते हैं सहारा प्रदान की हुई, जिलेटिन की रोड द्वारा सहारा प्रदान लिए हुए ओरल से निकलते या बुक्कल से निकलते, जिनकी संख्या कितनी होती है, 10 से 11 जोड़ी होती है, जो भोजन को छानने का काम करते हैं। इसके ऊपर सेंसरीज पैपिल भी पाए जाते हैं। उसके बाद में ये व्हील ऑर्गन होता है, ये एरिया बकल कैविटी कहलाता है। बकल कैविटी की जो एपिथेलियल लेयर है वो किसका निर्माण करती है, इसके अंदर व्हील ऑर्गन का निर्माण करती है, जो जल की एक भंवर उत्पन्न करता है, यानी इसके अंदर मूवमेंट होता है, जिससे जल है जो मुख की ओर आता है। उसके बाद में ये पीछे का भाग क्या कहलाता है, विलम कहलाता है। विलम के अंदर एक छिद्र होता है सेंट्रल, उसको एंटेरोस्टोम कहते हैं। और विलम के अंदर पेशियाँ भी पाई जाती है, जो एंटेरोस्टोम का जो आकार है वो घटाया बढ़ा सकती है, और जिससे होकर के जल अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद में फेरिंक्स जो है ये बड़ा भाग होता है, जिसके अंदर 150 से 200 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और इन गिल स्लिट्स की सहायता से फेरिंक्स जो है वो क्या करती है, एट्रियल कैविटी से संपर्क में रहती है। उसके बाद में जो गिल स्लिट्स के बाद में क्या होता है कि जो नज़दीकी गिल स्लिट्स होते हैं उनके बीच का एरिया क्या कहलाता है, गिल बार कहलाता है। उसके बाद में देखिएगा कि एक बात और बताता हूँ आपको कि फेरिंक्स जो होती है, इस फेरिंक्स के अंदर हमने 3 चीज़ देखी है। गिल स्लिट्स देख लिए, क्या कहते हैं, गिल स्लिट्स देख लिए। उसके बाद में एंडोस्टाइल देखनी है अपने को। तो एंडोस्टाइल ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसमें, या ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, क्योंकि जो हमने हर्डमानिया में जो पढ़ा है वो सेम सिस्टम यहाँ है। तो जो फेरिंक्स का जो फर्श होता है, यानी ये एरिया क्या कहलाता है, इसका एंडोस्टाइल कहलाता है। और एंडोस्टाइल में क्या होता है, वही जो हर्डमानिया में था, इसके अंदर भी क्या सीलिया लगे होते हैं, और साथ में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, जो क्या करती है कि म्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो भोजन है वो अंदर ही रह जाए, जो फेरिंक्स के अंदर जो भोजन रहता है, क्योंकि जल तो जो आएगा यहाँ से
फेरिंक्स में वो तो इन गिल स्लिट से होते हुए एट्रियल कैविटी में, अगर एट्रियल कैविटी से होती है तो एट्रियल पोर्स से शरीर से बाहर निकलता है। पर जो भोजन अंदर रह गया फेरिंक्स में, उसको आपस में चिपकाने का काम और उनको मूवमेंट करके ओइसोफेगस की ओर भेजने का काम कौन करते हैं? साथ में जो फर्श पर भाग पर पाई जाने वाली सीलिया की कतार है, जिसको हम एंडोस्टाइल कहते हैं, और जो कि मैंने बताया था वर्टिब्रेट की थायराइड ग्लैंड के समान क्या है? समजात अंग होता है। कौन सा? एंडोस्टाइल। तो वो यहाँ पर इस जगह पाया जाता है। एपीफेरेंजियल बैंड क्या होता है कि जो फेरिंक्स होती है, क्या फेरिंक्स जो होती है, फेरिंक्स के यहाँ पर इस जगह छत पर क्या पाए जाते हैं? एक खांच पाई जाती है जिसे एपीफेरेंजियल ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर भी क्या लगे होते हैं? सीलिया लगे होते हैं। और ये सीलिया भी क्या करते हैं? जो छत भाग के अंदर जो भोजन के कण चिपके हैं उनको फेरिंक्स की ओर खिसकाने का काम करते हैं। और ये एरिया क्या कहलाता है? पेरीफेरेंजियल बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीफेरेंजियल बैंड, जो कि एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? एपीफेरेंजियल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ एंडोस्टाइल से जुड़ा होता है। तो ये एरिया क्या कहलाता है? पेरीफेरेंजियल पार्ट कहलाता है। और इसके अंदर भी ग्रूव होती है, यानी ग्रूव यानी गुहा होती है, और उस गुहा के अंदर क्या लगे होते हैं? सीलिया लगे होते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि एपीफेरेंजियल ग्रूव, एंडोस्टाइल और जो पेरीफेरेंजियल बैंड के जो सीलिया है वो भोजन को क्या करते हैं? एक प्रकार से छानते भी हैं और भोजन को कहाँ? ओसोफेगस की ओर भी भेजने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अपना कंप्लीट हो गया है। अब कल इसके कुछ जो व्हील ऑर्गन्स हैं, अपने बक्कल सीरिया, इनकी स्ट्रक्चर अपने कल देखने जो अपने कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।